इकोनॉमिक्स में पार्ट नंबर 4। चलिए चलते हैं और लास्ट हो जाएगा पार्ट 2। एक्सरसाइज नंबर 9 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या है? निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों होता है। अब मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध का नहीं लगना। आगे चलते हैं। डंकल ड्रॉफ्ट क्या है? उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित है। आगे चलते हैं। सुपर 31 क्या है, मतलब 301 क्या है? यह अमेरिका व्यापार कानून की वह धारा है जो अपने आयात पर जो है ना उधार सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। आगे चलते हैं। आगे है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी जो है आपका WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब फर्म को ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। निर्यात मूलक इकाइयों में वह फर्म होती है जिनसे आशा की जाती है कि वह उत्पादन का बड़ा लाभ निर्यात करती है। ECGC का संबंध है निर्यात संवर्धन से। ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य है कि आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला देश। बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार पहलू ट्रिप्स तथा व्यापार से संबंधित निवेश उपाय ट्रिम्स किससे संबंधित है? तो डंकल प्रस्ताव से। आगे है कि नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार था, मात्र व मूल्य दोनों में बढ़ा, यानी कि मात्रा और मूल्य दोनों में बढ़ा था। आगे है आपका भारत में नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा, यही सही है। आगे किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था? तो 1972 से 73, फिर 1976 से 77 में, याद रखिएगा 1972, 73 तथा 76, 77 में। आगे के विगत कुछ वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आयात कम हुआ और निर्यात बढ़ गया। आगे की योजना अवधि क्या है? योजना अवधि में कितनी बार भारत की विदेशी व्यापार शेष अनुकूल रहा है? तो 2 बार। भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई थी? 1996 में। आगे के मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात के व्यापार का है 2% से कम। आगे कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यातक मध्य है? हो जाएगा आपका रत्न व आभूषण। आगे है हाल ही में किसमें सर्वाधिक तीव्र वृद्धि हुई है? तो वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषण का निर्यात किस देश से होता है? तो अमेरिका से होता है। समुदाय या संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय को जाता है। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको करता है? इंग्लैंड को करता है। किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? रत्न और आभूषण से। भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आयात प्राप्त होती है? तो चाय। भारत के निर्यात की वस्तुएं चाय है। आगे कि किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों ने विगत वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया है? टेक्सटाइल। लगभग 1950 ईस्वी में विश्व निर्यात में भारत का योगदान 1.85% तथा वर्तमान में यह जो है 2.0% है। कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? तो वह है अबरख। बाकी बात रासायनिक सामान है, औषधि है और लौह धातु है। आगे कि हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद कौन सा है? पूंजीगत वस्तुएं एवं पेट्रोलियम पदार्थ। आगे कि किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो ओपेक के साथ। कौन सी भारत में आयात की वस्तुएं हैं? तो अभियांत्रिकी वस्तुएं हैं। LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? दहेज, गुजरात में। भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? तो ओपेक से आता है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ से आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पर। अब आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हो जाएगा आपका सुपर 301 के कारण भारत का जो अमेरिका के साथ व्यापार अप्रभावित रहा है, यही सही है।
भारत का विदेशी व्यापार में व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश जो है अमेरिका है। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? चीन के साथ है। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विदेशी आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई थी? चीन के देश पर। दृश्य कहता है कि दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार शेष। उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? नोएडा में। किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तिरुवनंतपुरम में। कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं करना। आगे कौन सा संगठन विदेशी व्यापार का संवर्धन करता है? तो ECGC, याद रखिएगा। आगे के दक्षिण विनियोग व्यापार तकनीकी आंकड़े विनिमय केंद्र सीडडेक किसकी योजना है? तो G15 का है। देश की आयात निर्यात नीति के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर मात्रात्मक नियंत्रण को कब से समाप्त किया गया था? 1 अप्रैल 2001 से। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यातक प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में। कहता है कि नए गेट समझौते के अंतर्गत वस्तु व्यापार से संबंधित बहुउद्देशीय व्यवस्था को कितने वर्षों में पूर्णतः समाप्त करने की व्यवस्था है? 10 वर्षों में। कर भी अल्लाह रे रुका है। गिल्ट एंड बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों से, याद रखिएगा। आगे कॉलिन से निर्यात के संदर्भ में कालीन चिह्न किस तथ्य का परिचालक है? तो यह द्योतक है कि वस्तु बनाने में बाल श्रम का उपयोग नहीं हुआ है। आगे कि यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह हो जाएगा प्रादेशिक व्यापार। आगे चलते हैं। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक प्रमुख कारक क्या है? निर्यात एवं विद्युतीकरण। विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष क्रियान्वित हुआ था? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन WTO का वह अंग है जो गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में आयातित और निर्यातित का लेन देन भुगतान संतुलन में निहित होता है, यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी कि दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ था? 2003 में। भारत में फेरा का स्थान ले लिया है फेमा ने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? अवरक का। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय व्यापार। भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का क्या कारण है? ऊंचे मूल्य, निम्न स्तर का माल और विदेशी प्रतियोगिता। पढ़ाई क्षेत्र जाला करें। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? आयात निर्यात से। ट्रिप्स कारक का संचालक किसके द्वारा होता है? WTO के द्वारा। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। आगे किस देश के साथ 2014-15 में भारत का निरंतर व्यापार अवशेष रहा था? अमेरिका के साथ। आगे है आर्थिक समितियां, इसके बारे में जानेंगे। मीरा शेष समिति का संबंध है हथकरघे से। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध है कृषि विपणन से। जानकी रमन समिति का संबंध है प्रतिभूति घोटाला बैंकों से। नायक समिति का संबंध है लघु उद्योग से। रेखा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष करों के संबंधित नियमावली से। नरसिम्हम समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? बैंकिंग संरचना सुधार में। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे? चीनी घोटाला से है। सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। सरकरिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित है? तो केंद्र व राज्य से। कहता है कि भूतलिंगम समिति का संबंध है भेंट से। एलकेझा समिति का संबंध है मेन भेंट से। चलैया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों कर से। रेखा समिति और प्रत्यक्ष कर से सुधार से। आगे चलते हैं। भंडारी समिति संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना से। आगे आपके निम्नलिखित समितियों में किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुति दी गई थी? राकेश मोहन समिति। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमा क्षेत्र से। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? उद्योग मंत्रालय द्वारा। आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी लघु उद्योग की समस्याओं के निवारण हेतु। आगे है कि नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य है छोटे पैमानों के उद्देश्यों की साख समस्या की जांच करना और छोटे उद्योगों की रुग्णता से संबंधित पहलुओं को जांच करना, दोनों हो जाएगा। चंद्रशेखर समिति का संबंध है शहरों से। श्रीरंगराजन समिति का संबंध है भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रित रखने के लिए उपाय सुझाना। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चलैया को।
किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति दी थी? राजा समिति ने। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति था चलैया समिति। आगे मिलान करना है कि रेखा समिति आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण, ये गलत है, यह था अप्रत्यक्ष कर जांच हेतु। कहता है कि नंजुमदा समिति रेल किराया भाड़ा, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, गोईपोड़िया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से। आगे चलते हैं। आगे है कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? सुरेश तेंदुलकर समिति। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के लिए नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। इस समिति के अध्यक्ष थे सुरेश तेंदुलकर। आगे कि 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? स्वामीनाथन समिति का। केसी कहता है कि कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? वैद्यनाथ समिति। बाकी बात हजारी समिति है, गोस्वामी समिति है, दत्त समिति है। औद्योगिक निगमता से संबंधित समिति हो जाएगा तिवारी समिति, गोस्वामी समिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति हो जाएगा वेणुगोपाल समिति। और प्रत्यक्ष कर हो जाएगा रेखा समिति। और प्रत्यक्ष कर से संबंधित हो जाएगा आपका एल के झा समिति, रेखा समिति, वही दो हुआ। और हो जाएगा आपका रेखा समिति होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे कि भारत में गठित पहली सरकारी समिति साख समितियां थी। नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से? बैंकिंग संरचना सुधार से। चलैया समिति संबंधित है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सुधार से। आगे चलते हैं। आगे की बी के चतुर्वेदी कमेटी किससे संबंधित कार्य किया है? वो किया था तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से। तारापोर समिति किस एक से संबंधित थी? पूर्ण पूंजी लेखा और संपरिवर्तनीयता से। आगे की निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए थे? नरसिम्हम समिति। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है? करों से है। राज कमेटी किससे संबंधित है? कृषि से। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समापन करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की है? केलकर समिति ने। दीपक पारिक कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना। आगे की जस्टिस मदान बी लोकुर समिति को किससे संबंधित कदम उठाने के लिए बनाया गया था? नई जल नीति बनाना। आगे है आपका विविध जान लेंगे। वेल्थ ऑफ नेशंस रमेश स्मिथ। प्लानिंग एंड द पुअर बी एस मीनास। इंडिया इज फॉर सेल चित्रा सुब्रमण्यम। आगे चलते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक जो हैं जेसी कृपलानी हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? दादा बनर्जी के द्वारा। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक है, हो जाएगा आपका सर एम विश्वेश्वरैया। आगे चलते हैं। आगे है कि फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक जो है जगदीश भगवती हैं। आगे है आपका एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? गोनार्ड मिडल की। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की। कौन सी पुस्तक अमर सेन द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो दी ट्रॉप्स ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स नहीं लिखा गया था। बाकी बात कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर लिखा गया था। ऑन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी लिखा गया था। पॉवर्टी एंड फेमिन्स लिखा गया था। आगे चलते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्र प्रोफेसर अमर सेन की पुस्तक है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, इंडिया इकोनॉमिक्स डेवलप्ड एंड सोशल ऑर्थोरिटीज सभी। आगे है कि वाणिज्यिक का प्रकाशन कहाँ से होता है? मुंबई से होता है। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? सूचना प्रसारण मंत्रालय से होता है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। टाइगर स्टेट याद रखिएगा, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ताइवान है टाइगर स्टेट। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किससे संबंधित है? स्वीडिश और सेंट्रल बैंक से। स्वीडिश का सेंट्रल बैंक से। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है बीमा जलान है। कौन है? बीमा जलान। आगे है आगे किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? एडम स्मिथ को। मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है।
तो भोजन का अधिकार से, बाकी बात शैक्षणिक उन्नति से है, सामाजिक समानता से है, शिशु पोषण से है। आधार एक कार्यक्रम है जो भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1948 में। इंदिरा आवास योजना किन लोगों के आवास को सहायता देने के लिए किया गया था? गरीब ग्रामीण आवास के लिए। संगम योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है WTO से। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी 1867 में। आगे चलते हैं कि कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई? जीवन तरंग नहीं किया गया, बाकी बात वृद्धा पेंशन किया गया, भारतीय निर्माण योजना किया गया, कुटीर ज्योति किया गया। आगे है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब गैस पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि इस गांव की जनसंख्या 10 अधिक हो, 100 से 1000 से अधिक हो। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? राजीव आवास योजना। आगे की नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? मध्याह्न भोजन। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान हो जाएगा 2001 से 2002। आगे के मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? 2019 से 10 में। आगे के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? अप्रैल 2005 में। आगे चलते हैं। आगे कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू किया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था? वो किया था आपका प्रशांत चंद्र मालनोबिस ने, PC मालनोबिस ने। अटल पेंशन योजना कब लाई गई थी? 9 मई 2015 को। मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार से संबंधित है? तो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। आगे है कि कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों को क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? नीति आयोग। मनरेगा का उद्देश्य कौन सा एक नहीं है? उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन। भारत सरकार द्वारा 2006 में कौन सी योजना अधिसूचित की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण और डिपोजिट योजना। 2019 में आरंभित भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना कौन सी है? अटल भूजल योजना। आगे की प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आगे के नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कब अनुमोदित किया गया था? जून 2014 में। भारत सरकार ने वर्ष 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में MG जोड़ा है। आगे है मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत में टीकाकरण से संबंधित कार्यक्रम है। मनरेगा का उद्देश्य जो है कौन सी एक नहीं है? तो उत्पाद परिसंपत्ति का सृजन नहीं है, बाकी बात एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का कुशल श्रम प्रदान करना है। आगे की भारत सरकार द्वारा सबसे आरंभ में चली गई योजना कौन सी है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। आगे की संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? खतरनाक अपशिष्टि। सौभाग्य जो भारत की एक योजना है किस क्षेत्र से संबंधित है? संपूर्ण परिवार विद्युतीकरण से। आगे की कौन सा एक विशेषता आयुष्मान भारत योजना की नहीं है? तो इसमें व्यापार के आकार और वायु पर कोई उच्चतम सीमा नहीं होता है, सही है। अस्पताल में भर्ती करने से पहले और बाद के खर्चों इस योजना से संबंधित है, सही है। प्रति चिकित्सालय आश्रय के लिए एक निश्चित परिवहन क्षमता भी लाभार्थियों को भुगतान किया जाएगा, ये सही है। आगे है कि आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 6:40 के अनुपात में होगा, जो सही है। केवल 2 सही है। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी, सही है। केवल 1 सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। आगे की सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना अपने उद्देश्य से सम्मिलित है? सुमन योजना जो गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क दवा उपलब्ध कराती है। आगे है
मध्यमाह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 1995 में। निम्नलिखित में कौन सी वाटर शेड विकास योजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? हो जाएगा हरियाली योजना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना 1905, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन योजना 2005, ठीक है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999 और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। आगे है, कौन सी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो फुटपाथ विक्रेता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख से शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2019 से। आगे है, कोई देश ऋण जाल में फंसा हुआ माना जाएगा यदि इसे बकाया ऋण पर ब्याज को चुकाने के लिए उधार लेना होता है तब। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए, जो सही है, क्योंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति से अंतोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए, सही है। यह पूरे देश में निर्बंध रूप से लागू किया जाता है, सही है। तीनों सही है। आगे की नौकरी संबंधी रिक्तियों के क्षेत्रीय अथवा व्यावसायिक पैटर्न और कामगारों की उपलब्धता के पैटर्न में मेल न होने पर क्या परिणाम होता है? कि संरचनात्मक बेरोजगारी। आगे चलते हैं। आगे की निधि निम्नलिखित में से किसके प्रोत्साहन के लिए सर्वसमावेशी योजना है? युवा एवं उच्चाकांक्षी नव प्रवर्तकों के लिए। आगे है, सौभाग्य स्कीम का उद्देश्य सर्वव्यापी रूप से क्या प्रदान करना है? घरों का विद्युतीकरण। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है कि पशुओं का पूर्ण प्रशिक्षण। आगे के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में सही है? यह भारत सरकार की गरीबी कम करने संबंधी कार्यनीति का हिस्सा है, जो सही है। यह ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, ये भी सही है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करती है, ये भी सही है। आगे की कौन सी सामाजिक सुरक्षा योजना है? अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सही है। और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना ये गलत है। बाकी बात 1 2 3 सही, तीनों सही है। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना ये सभी सही है। आगे की किसी देश की अत्यधिक कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के एक बड़े भाग का बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसर के लिए दूसरे देशों में प्रवास क्या कहलाता है? प्रतिभा पलायन। आगे की कौन सा भारत के लिए अप्रत्यक्ष कर है? वस्तु एवं सेवा कर। किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिपोर्ट कहा जाता है? सेंट्रल बैंक को। आगे की क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? तो आता है आपका सड़क के नहीं आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं आता है, सरकारी प्रशासन नहीं आता है। हो गया आज यहीं तक।